अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, एक बड़ा रुझान इस वक्त पाकिस्तान में देखा जा रहा है। तवातुर के साथ ऑनर किलिंग के, गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात जो है इस वक्त सामने आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इस वक्त रुझान ज़्यादा हो रहा है या इससे पहले भी ऐसा ही था और रिपोर्टिंग जो है वो मीडिया पे या सोशल मीडिया के थ्रू ये केसेस मंजर आम पर सामने आ रहे हैं। फिर दूसरी बात एक और ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूरोप में, अमरीका में, सऊदी अरब में, इराक़ में, जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्यूनिटी है और जो तारिकीन वतन कम्यूनिटी है वहाँ से भी इस तरह के वाक़यात आना शुरू हैं ऑनर किलिंग्स के हवाले से। फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो जरगा या पंचायत सिस्टम जो है वो और ज़्यादा इस चीज़ को संगीन बना देता है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से इसमें बेहतरी आ सकती है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा जो कि इंसानी हकूक़ की कारकुन हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बुनियादी सवाल कि क्या ये वाक़यात जो कि रिपोर्ट किया जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में बात कर लें तो 2022 में 590 केसेस या 590 ख़वातीन जो है वो गैरत के नाम पर कत्ल हुई। फिर 2023 में 490 और 2024 में 392 के करीब। तो ये आपने क्या देखा अपनी ज़िंदगी में, आपकी क्या फाइंडिंग्स रही? ये ऑनर किलिंग्स के वाक़यात अब ज़्यादा हो गए हैं या रिपोर्ट अब ज़्यादा हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, आपका बहुत बहुत कि आपने इस अहम और नहायत हसास मौजू के ऊपर आज ये गुफ्तगू रखी है। आपकी बेहद मशकूर हूँ और मैं समझती हूँ कि जितनी ज़्यादा इस पर पब्लिकली गुफ्तगू की जाए उतना ही बेहतर होगा। आपने अदाद व शुमार से शुरू किया। ये जितने भी आपके सामने आ रहे हैं, चाहे किसी इदारे से भी, मुल्की या गैर मुल्की इदारे, ये जमा करते हैं अदाद व शुमार। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ये अदाद व शुमार कहाँ से आते हैं? अगर मैं अपनी बेटी, बहन, बहू या बीवी को कत्ल कर रहा हूँ तो मैं जाके पुलिस में तो नहीं रिपोर्ट करूँगा ना। तो बहुत मैं समझती हूँ कि वो अंग्रेज़ी का जो मुहावरा है कि ये वो बर्फ़ का तौदा है जिसका जो ऊपर नज़र आता है समुंदर की तह से, उससे कोई 1000 लाख गुना नीचे होता है समुंदर की तह में, टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको बोलते हैं जी। तो ये 400, 500, 1000 हो गई, 2000। हम समझते हैं कि इतने ज़्यादा बेगैरती के कत्ल हो रहे हैं और इस पर भी मैं गुफ्तगू करना चाहती हूँ। लेकिन पहले अदाद व शुमार के साथ निमट लेते हैं। हम समझते हैं कि जो हो रहे हैं उनका अशरे अशीर भी नहीं, आटे में नमक के बराबर पुलिस में रिपोर्ट होता है और फिर पुलिस से मीडिया में आप लोगों तक पहुंचते हैं ये अदाद व शुमार। तो इनको तो आप छोड़ ही देना, ना 400 है ना 500 है। हम समझती हैं कि 5000 भी अगर हम साल में भुगतान के हवाले से, वो भी कम हो। 10,000 भी बोल लें तो शायद वो भी कम हो। तो आइए हम अदाद व शुमार से हटकर गुफ्तगू करते हैं। पहली बात मैं ये करना चाहती हूँ और वो ये है, आपके सवालात से पहले आपकी इजाज़त से बहुत अदब के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो नाम दे दिया गया है गैरत के नाम पर कत्ल, वावैन के अंदर गैरत, किसकी गैरत? कौन सी गैरत? क्या मर्दों का आपस के तनाज़ात या दुश्मनियाँ सेटल करने के लिए औरतों को कत्ल कर देना गैरत की निशानी है? मर्दाना या कबायली या अपनी बरादरी की गैरत की निशानी है? आपकी इज्जत बढ़ जाती है औरतों को कत्ल कर लेने से। तो ये जो नाम गैरत है इसको हमें तब्दील करना होगा। हमें इसको बेगैरती का कत्ल, बेगैर, अंग्रेजी में हम इसको ऑनर किलिंग नहीं बोलेंगे, हम इसको डिसऑनर किलिंग बोलेंगे। क्यों? देयर इज नो ऑनर इन किलिंग विमेन एंड गर्ल्स। बिल्कुल एग्रीड। इटसेल्फ ये अमल जो है बहुत बेगैरती का अमल है। अब मुझे ये बताइए, जो आप बात कर रही हैं तो रुझान पाकिस्तान में, पर्टिकुलर पाकिस्तान के केस की बात करें, किन अजला में किस आप समझती हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते लेकिन थाउजेंड्स के करीब आप कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा है? रुझान बहुत अहम सवाल है और मैं इसका बजाय सूबाई सतह पर, बजाय लिसानी सतह पर, बजाय एक हमारे
सियासी सतह पर जवाब दूं, मैं इस तरह जवाब देना चाहूंगी इमरान साहब कि ये हमारे देही इलाकों में, हमारी रूरल एरियाज में कहीं ज्यादा होता है, हमारे दूर दराज के इलाकों में कहीं ज्यादा होता है। हमारे अगर आप एक मैप के ऊपर, पाकिस्तान के मैप के ऊपर, जहां जहां से वो बहुत ही कम, ये हमने तय कर लिया कि 500 अगर हो रहे साल में रिपोर्ट हो रहे हैं मीडिया में, तो वो एक आटे में नमक के बराबर है। जहां जहां रिपोर्ट हो रहे हैं उसका मैप बना लें, उसके ऊपर अगर आप ट्रांसपेरेंट कागज के ऊपर पढ़े लिखे हमारे तालीम के आदाद और शुमार, हमारी ख्वानदगी के आदाद और शुमार को ऊपर से ऊपर इम्पोज कर लें मैप के साथ, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि कहाँ से ज्यादा हो रहे हैं और कहाँ ये कम हो रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइए, कम ख्वानदा इलाकों में। ओके, अब मुझे ये भी बताइएगा, ये जो पंचायत या जरगा सिस्टम है, इसको आउटराइटली खत्म नहीं किया जा सकता, ज़ाहिर है कि डीप रूटेड ये सिस्टम है। क्या इसमें बेहतरी आ सकती है? ये कहा जाता है इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, इसकी कंपोजिशन जो है वो बेहतर होनी चाहिए। क्या ये एक हल हो सकता है इस मसले का? आपने इतना अहम सवाल पूछ लिया कि 10 मिनट तो क्या, ये जो मुझे अलॉटेड आपने वक्त दिया है, अता किया है, मैं समझती हूँ कि बराए मेहरबानी मेरी तरफ से ये गुजारिश है हाथ जोड़कर कि किसी दिन थोड़ी सी फुर्सत निकाल कर 60 मिनट का प्रोग्राम कीजिएगा जिरगों और पंचायतों के ऊपर। अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे। क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि 2004 में, आप ये भी सुन लीजिए, ये एक दर्द भरी दास्तान है, एक रुएदाद है, एक दुखती रग है हमारी। 2004 में सिंध हाई कोर्ट ने एक बहुत बहादुर एक फैसला सुनाया कि जिरगे और पंचायतें अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी हैं, गैर कानूनी हैं और गैर इंसानी हैं। 2004, आज है 2025। उसके बाद फिर ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। मोहतरमा समर मिनल्ला साहिबा का केस था, उनके साथ बहुत सारे और लोग भी लेके गए। बाद में जाके 2012 में जाकर नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन भी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। तो ये एक बहुत लंबी और एक दर्द भरी दास्तान है, जैसा कि मैंने अर्ज किया पहले। वहां जाकर ये सुनने की बात है और खुशी का मुकाम है, इत्मीनान का मुकाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये फैसला सुनाया और अहकामात जारी किए मरकजी हुकूमत को और तमाम सूबाई हुकूमतों को कि इन जिरगे और पंचायतों को फिलफौर खत्म करो और इनके खिलाफ कानून साजी करो और जो करे उनको, जो बैठाए, जिरगा और पंचायत बैठाए या उसकी सरबराही करे, उनको सजा दी जाए, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाए हमारे पीपीसी और सीआरपीसी में। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है इमरान साहब, और ये भी सुन लीजिए, मैंने अर्ज किया ना कि ये घंटे भर की दास्तान है। चले मैं इसको 1 मिनट में ख़त्म करती हूँ प्लीज। कौन लोग हैं जो कि जिरगे और पंचायतें बिठाते हैं और फैसले सुनाते हैं, एक गैर इंसानी, गैर आईनी, गैर कानूनी फैसले सुनाते हैं और इस तरह के बर्बरियत और वहशी किस्म के फैसले सुनाते हैं, बिलखुसूस औरतों के खिलाफ और बच्चियों के खिलाफ। ये वो मुझे कहने दीजिएगा इमरान साहब, दिल पे पत्थर रख के, और दिल खराश बातें हैं, कड़वी बातें हैं, लेकिन सुननी पड़ेंगी आपको भी और आपके देखने वालों को भी, कि वो लोग जो कि कानून साज इदारों में पीर से लेके जुमे तक बैठते हैं और बड़ी आला अरफा गुफ्तगू करते हैं, वही लोग जुमे की रात से लेके इतवार की रात तक जिरगे और अपने गांव में चले जाते हैं, अपने इलाकों में चले जाते हैं और जिरगे और पंचायतें बिठाते हैं और वही ये जालिमाना फैसले सुनाते हैं और उन पर अमल फिलफौर करवाते हैं। और दूसरी बात भी सुन लीजिए, पुलिस उनकी कोल्यूजन में काम करती है, उनकी एक मददगार साबित, फैसिलिटेटर, बेटर कोल्यूडर के तौर पर काम करती है पुलिस। तो पुलिस भी इसमें शामिल है, हुकूमतें भी शामिल हैं, हमारे कानून साज इदारे। आपको मालूम है कि 2016 में कारा बेगैरती के कत्ल के खिलाफ 2025 आ गई 9 बार। मैं पूछती हूँ कि उस कानून पर अमल दरामद कितनी हुई? ठीक है,
मैं इस पे जी ताहिर अब्दुल्ला, मैं इस पे अगले हफ्ते जो हमारा प्रोग्राम होगा इसी एक टॉपिक के ऊपर होगा कि सियासी अशराफिया इस पूरे सिस्टम को, इस पंचायती निज़ाम और जिरगे सिस्टम की सबसे बड़ी ढाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते उस डिटेल प्रोग्राम में मुलाकात। ताहिरा अब्दुल्ला ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं और सोशल एक्टिविस्ट ताबिंदा खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये जो सो कॉल्ड ऑनर किलिंग है, इसके बढ़ते वाकयात इस वक्त पाकिस्तान में जो रिपोर्ट हो रहे हैं, बिलखुसूस हमारे देही इलाकों में, और अब तो खैर से ये शहरों में भी काफ़ी होने लगे, इस पे क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? फिर प्लस ये कि वे आउट क्या है? ये जो जरगा सिस्टम या पंचायत सिस्टम है इससे कैसे निकला जाएगा, या इसकी सूरत बेहतर की जा सकती है, इसको रेगुलेट अगर किया जाए? व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? जी इमरान, इस पे अब इस तरह से है कि इस मौजू पर बात करना वक्त की पुकार बन चुका हुआ है, क्योंकि इस वक्त ये जो मुआशरा, हमारा मुआशरा है, ये वेंटिलेटर पर लग चुका हुआ है। और गैरत के नाम पर कत्ल पर डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी अब है क्योंकि इसका ताल्लुक इंसानियत से है, इसका ताल्लुक अखलाकियात से है, और तो और इसका ताल्लुक सनफी बराबरी से है। अब मजीद इसमें यह है कि इसकी मुख्तलिफ सूरतें मौजूद हैं। मतलब सिंध में इसको कारोकारी कहा गया है, और फिर इसके बाद पंजाब में काला काली, और खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इसको सियाकारी से मौसूम किया गया है। अब होता ये है इमरान के बसा औकात इंसान से ऐसी चीज़ें सरजद हो जाती हैं जो कि आम हालात में जिनका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर कि माँ ने बेटी का गला घोंट दिया, ठीक है, ये वाकया 2016 में गुजरांवाला में पेश आया गैरत के नाम पर ना। और इसी तरह में आता है कि भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, फिर इसके बाद बाप ने जहर दे दिया। इस तरह के वाकयात होते हैं। इस सारी कार्रवाई के पीछे क्या चीजें मुज़मिर होती हैं? वो ये होती हैं कि गैरत के नाम का टाइटल, गैरत के नाम का टाइटल उन्हें वसूल करना इस ज़िमन में होता है, और इसमें अनाम आड़े आ जाती है। और फिर ये चीज़ क्यों उकसाती है, इसके भी फैक्टर्स हैं, यानी लोगों के साथ एक बूदोबाश, यानी लोगों की मिलना से चुनना, और फिर इसके साथ साथ मजीद एक और बात कि लोगों की चुपती हुई नजरें, कि ये इन लोगों से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, जिसके बायस इस तरह के वाकयात जो हैं वो जन्म लेते हैं। अब जब कत्ल कर लिया, ठीक है, और फिर ये बाद में तासुर दिया जाता है घर वालों की जानिब से, बरादरी की जानिब से, जरगे की जानिब से, पंचायत की जानिब से, कि खातून जो हैं उनका चाल चलन ठीक नहीं था। प्रैक्टर पे सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ विक्टिम ब्लेमिंग जो है हमारे मुआशरे का समझ सियाबाब बन चुकी हुई है। बिल्कुल, ये कैसा लॉजिक है कि जिसमें कातिल जो है वो बगैर किसी गवाहों के, बगैर किसी सबूत के कत्ल कर दे और वो पकड़ा भी ना जाए। बात इस तरह से भी होता है, दे दला के चले जी माफी हो जाती है और वो बच जाता है। इस तरह से ये जो वाकयात हैं, ये इस तरह की जहनीयत के जो मालिक लोग हैं उनको मजीद कुव्वत फराहम करते हैं। अच्छा, अब ये इस तरह की जो जहनीत है, ये सिर्फ पाकिस्तान से ही इसको हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो केसेस हैं वो सऊदी अरब, इराक, यूरोप और अमेरिका, और यहाँ पे जो मुस्लिम तारकीन वतन कम्युनिटी है वहाँ पर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये सिर्फ मज़हब के साथ इसको ब्रैकेट करना, हालांकि इस्लाम ने जो एक अज़मत और मर्तबत एक औरत की या खातून की, इस्लाम ने जितनी बयान की, जितना उसको दर्जा दिया, उतना तो शायद दुनिया के किसी मज़हब ने नहीं दिया होगा। तो ये दोबारा 1400 साल पहले ज़माना जाहिलियत में जिस तरीके से जाया जा रहा है इस सो कॉल्ड ऑनर किलिंग के हवाले से, तो ये अब दुनिया में इस तरह की केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसे है। वो इस तरह से इसकी सबसे बड़ी वजूहात में से एक ये भी वजह है कि देखें ना, जब एक रीजन में किसी चीज की मजम्मत नहीं की जाती है तो दूसरे रीजन में भी लोगों के इस तरह से हौसले बढ़ते हैं। ये तो कंफर्म बात है, ठीक है। और अगर यही हमारे जो देही इलाकों के लोग हैं या पंचायत सिस्टम है, यहाँ के लोग अगर तासुब की ऐनक हटाकर देखें तो फिर उन्हें ये मालूम होगा, उनके सामने ये हकीकत आश्कारा होगी कि इस्लाम ने औरत को उसके लाइफ पार्टनर के इंतखाब में हक दिया है।
आप उससे कैसे ये हक छीन सकते हैं कि जो बालिग भी हो, आकिल भी हो, शऊर रखती हो, पढ़ी लिखी हो, और वो अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब ना करे। ठीक है, ये कुछ चीजें, बातें ऐसी हैं जिनका समझना इज्तिमाई तौर पर हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका हुआ है। फिर इसके बाद ये भी बात आती है कि पंचायत या जरगा सिस्टम या कबायली टोले जो हैं, इनकी कोई वक़्त नहीं है उस वक़्त तक। नहीं, वक़्त देखें, वक़्त क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ताहिरा अब्दुल्ला जो है उनसे बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो पंचायत, ये सरदार, ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते हैं, हमारे लेजिस्लेटर होते हैं, और उसके बाद यही अपने जिरगों में जाके इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो आप मुत्तफिक हैं इस तरह की चीज़ें? हमारी जो सियासी अशराफिया है वो ढाल बनाती है, उनकी बहुत बड़ी ढाल है इस पैरेलल जुडिशल सिस्टम की। इमरान साहब, इस पे तो सबसे बड़ी बात यह आएगी कि जरगा सिस्टम को रेगुलेट होना जरूरी है और उसके ऊपर रियासती अदारों की सरपरस्ती जरूरी है। जब रियासती अदारे जरगा को ही सब कुछ सौंप देंगे, अब आप ये देखिए कि अगर कोई खातून कत्ल होती है गैरत के नाम पर, ठीक है, और उसमें जी ये चीज उन्होंने वाजे की और इसी को ढाल बनाया, इसी को मदार बनाया कि जी वो उसका जो विक्टिम ब्लेमिंग है उस पर शुरू हो जाती है। तो इस सूरत में फिर जो हमारी रियासती अदारे हैं, जो हुकूमत वक्त है, वो भी फिर बेबस नजर आती है। आप पहले से ही हुकूमत वक्त जो है ऐसी चीजों को रेगुलेट करे, जरगों को, पंचायतों को, कबायली टोलों के आगे ऐसी अपने असूल वाजे करें कि उसके बगैर वो ना चल सके। अब आप देखें कि सबसे पहली बात यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल के वहां पे इनका बड़ा असलो रसू है इन जरगों का, उसमें ये होगा कि वो पहले अपने तौर से, अपनी तरफ से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अपनी जो लोकल पंचायतें हैं उनको बिठाया जाएगा, बाद वो इसका एक मुकदमा कह दीजिए, वो वहाँ की जो हाकिम वक्त हुकूमत है, जो वहाँ पे इदारे हैं, जो कानूनी अदारे हैं, उनके आगे वो रखे। अब इस तरह से तो नहीं है कि उनको आप स्किप कर दें और खुद से अपनी अदालत लगा दें। इस्लाम ने इस चीज की सख्ती से मजम्मत की है। हमारे यहाँ होता ये है कि इस्लामिक हिस्ट्री को या हकाइक को पढ़ना हमारे यहाँ शजरे ममनुआ समझा जाता है। अब आप देखें कि इस्लाम ने इस चीज की मजम्मत की। तारीख में इस तरह के कोई वाकयात नहीं मिलते हैं कि जिसमें शख्स ने कानून अपने हाथ में लिया और काजिल कज़ा जो चीफ जस्टिस उस वक्त का होता था वो उस सिलसिले में कुछ कर ना पाए। इसमें यह होता है कि ये बेलगाम जो चीजें हैं, अगर हम उनको लगाम नहीं डालेंगे तो फिर तो ये चीजें मजीद और जाहिर है कि इनको लगाम डालने के लिए सबसे पहले आपको जो डीप रूटेड आपका पंचायत या जरगा सिस्टम है उसको आपने रेगुलेट करना होगा। और क्यों ये एक रुझान जो इतना बड़ा हुआ है इस वक्त जरगा सिस्टम में फैसले, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है, जो फरसुदा हमारे निज़ाम है, जिसमें जो इन केसेस में 2% से भी कम लोगों को सजाएं हुई हैं और जो इंतहाई कमज़ोर प्रोसिक्यूशन है वही वहां पर सबसे बड़ी ढाल बन जाती है मुजरिमों की। तो हमें इसके ऊपर भी काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिंदा खालिद, इस इंतहाई अहम और सेंस मौजू पे, इशू पे अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर कर रही थी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और मौज़ूआत की तरफ बढ़ेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मुल्क भर में एक बार फिर चीनी की किल्लत देखने को मिल रही है। जो बड़ी होलसेल की और रिटेल की मार्केट्स हैं वहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत 173 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत मुकर्रर करके और भूल चुकी है, लेकिन जो मुकर्रर नर्ख़ है चीनी के पूरे पाकिस्तान में वो कहीं वहाँ पर दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब जो हमारी शुगर मिल्स हैं उनका कहना है कि एक्स मिल रेट 165 रुपये पे अभी भी वो चीनी फराहम कर रहे हैं। तो फिर ये चीनी जा कहाँ पर रही है? और ये जो इतने सो कॉल्ड ये जो क्रैकडाउन हो रहा है ये किन के खिलाफ हो रहा है? क्या इसके पीछे अवामिल हैं? ये सुहेल शहजाद साहब से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या इस वक्त बहरान है? 173 रुपये हुकूमत ने चीनी की कीमत मुकर्रर की है लेकिन आवाम को मिल नहीं रही है। बहुत सी जगहों पे 190-95 तक जा चुकी है। जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो शुगर प्राइसेस हैं ये हमेशा फिक्स करती हैं जी मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई की। इस दफा जो ये क्रशिंग सीजन है इसमें मौसमी हालात की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी तकरीबन 1 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो शुगर कम प्रोड्यूस हुई। हालांकि गवर्नमेंट और हमारे तमाम इदारों के एस्टिमेट्स ये थे कि पिछले साल के मुकाबले में इस दफा फसल भी अच्छी है और शुगर ज्यादा पैदा होगी। तो हमारा जो सप्लाई साइड पे इस दफा 5.8 मिलियन टन्स की जो है वो प्रोडक्शन हुई और 4 लाख तकरीबन हमारा पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड था। तो ये तकरीबन 6.2 मिलियन मीट्रिक टन जो हमारा क्रशिंग सीजन के ऊपर स्टॉक था। तो हमारा जो कंजम्पशन है पूरी नेशनल लेवल की वो तकरीबन 6.4 है पिछले साल का। ओके। तो थोड़ा सा डेफिसिट था जिसके लिए हमने एक गवर्नमेंट को कहा कि जी हम 15 नवंबर की बजाय हम 1 नवंबर से जो है शुगर इंडस्ट्री क्रशिंग सीजन स्टार्ट कर लेगी। गवर्नमेंट ने इस पे शायद वो ज्यादा प्रिकॉशनरी मोड में वो रहे और उन्होंने इंपोर्ट की बात शुरू की। जो सप्लाई साइड पे मैन्युफैक्चरर्स के अलावा, इमरान साहब आप इकोनॉमिक्स को बेहतर समझते हैं कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और इन्वॉल्व हैं। इसमें ब्रोकर्स होते हैं, जो होलसेलर्स, डीलर्स हैं। सर मैं आ रहा था, ये जो मिडिल मैन का किरदार है मैं वहीं पर आ रहा था, लेकिन मुझसे पहले मुझे आप ये बताइए कि जब सरप्लस थी उस वक्त ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों के जहनों में नहीं थी? उस वक्त आप लोगों के जहनों में ये नहीं था कि जनाब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये जो सरप्लस है इसको महफूज कर लिया जाए, इतना बड़ा रिस्क है, और 6 महीने पहले आपने एक्सपोर्ट कर दी और अब जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं? ये कौन सी आप लोगों की एक फोरसाइट आप लोगों ने किया ग्लोबल वार्मिंग को और सारी चीजों को? स्ट्रेटेजी इस तरह थोड़ी बनती है महीने टू महीने या मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर। अच्छा इमरान साहब, इसमें आप सही कह रहे हैं कि मंथ टू मंथ बेसिस पे स्ट्रेटेजी नहीं बनती, लेकिन क्रशिंग सीजन टू क्रशिंग सीजन तो स्ट्रेटेजी बनती है। अगर आपके पास पिछले 3 सालों का सरप्लस कॉन्टिन्यूसली आ रहा हो तो फिर तो क्रॉप्स भी अच्छी हो, एरिया भी ज्यादा हो, तो फिर तो जो गवर्नमेंट के इदारे अगर एस्टिमेट्स कर रहे थे तो वो मेरा ख्याल है बेजा नहीं था। जो कैरिंग स्टॉक्स है वो 1.3 मिलियन मीट्रिक टन तक चला गया था। उसकी कॉस्ट फाइनेंशियल जो है वो आपको अंदाजा है, और एक शुगर की एक लाइफ भी है, स्टोरेज लाइफ। ठीक है, बट अगेन सर अगेन जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो आप डॉलर में फिर आप देंगे ना, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर से जाएगा। हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट जो है किस तरीके से आप उसको डिफाइन करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि आप कहते हैं 165 के ऊपर एक्स के ऊपर चीनी अवेलेबल है, तो कुछ सजेस्ट किया था, मुझे पता चला कि शायद आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि 165 के ऊपर हम पूरे मुल्क में स्टॉल्स लगा देते हैं, लेकिन हुकूमत जो है ये उन्होंने भरोसा नहीं किया और ये मिडिल मैन बीच में आ गया सारा। जी मैं यही अर्ज करने लगा था कि जहां तक इम्पोर्टेड कॉस्ट की बात है, नंबर 1 तो इम्पोर्ट की बात है। हमने तमाम जो फेडरल लेवल पे मीटिंग्स होती रही उनमें हमारा स्टांस यही रहा कि हमें इंपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, और इंपोर्टेड शुगर जब तक आएगी तब तक हमारा अपना क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो चुका होगा, जो कि हम कह रहे हैं कि जी 1 नवंबर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक। और नंबर 2 उसमें जो आप बात कर रहे हैं कि जो ये स्टेक होल्डर्स, जब आप एक इंपोर्ट करने का कह के एक सेंटिमेंट, मार्केट सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस ये करेंगे कि शॉर्टेज हो रही है, उसमें डीलर्स, होलसेलर्स के अलावा स्पेकुलेटर्स और होल्डर्स भी घुस जाएंगे। वो जब इस सारी ट्रेड में घुसते हैं तो इसका क्या हाल होता है वो आप यू कैन वेरी वेल इमेजिन। जहां तक हमने जो कोऑपरेशन किया रमजान शरीफ से लेके, तब भी हमने डिस्काउंटेड स्टॉल्स लिए, जो गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेशन इंडस्ट्री को कहती रही हमने कोऑपरेट किया। अब भी हमने गवर्नमेंट को यही 2-3 चीज़ें सजेस्ट की थी कि जी आप इंपोर्ट की बजाय ये मार्केट सेंटिमेंट को ख़राब ना करें, आप हमें स्टॉल्स लगाने दें,
और हम तमाम शहरों में 165 के हिसाब से सप्लाई करना शुरू करेंगे। उन्होंने खैर अपने हिसाब से एक तरीक़ेकार इख्तियार किया है। सर ये बताइएगा, यहाँ तो उल्टा क्रैकडाउन जो किया जा रहा है, और तकरीबन 19 लाख टन के जो स्टॉक है वो हुकूमत ने अपने पास ले लिया, उसका कंट्रोल ले लिया है। फिर 18 जो बैरन्स हैं, शुगर बैरन्स हैं बड़े बड़े, उनके नाम जो है ECL में डाल दिए। इसमें क्या जो शुगर मिल्स ओनर्स हैं उनके नाम भी इसमें शामिल है? जी, हमारे पास अभी तक इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि शुगर मिल ओनर्स के नाम इसमें डाले गए हैं। बहरहाल मीडिया पे मैंने भी देखा है जी, सब नहीं देखा है। हमारे पास ऑफिशियली इस चीज की कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो बजाय इसके कि आपकी गुजारिशात के ऊपर हुकूमत जो आपकी रिकमेंडेशंस थी उनके ऊपर अमल करती, उल्टा क्रैकडाउन यहाँ पर चल रहा है आप लोगों के खिलाफ। जी, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस करना, ट्रेड करना। ये जो लोग करते हैं ये उन्हें करने दें, उनका कोऑपरेशन जरूर लें। और शुगर इंडस्ट्री नेशनल इंडस्ट्री होने के नाते पब्लिक इंटरेस्ट में बिल्कुल हर स्टेज पे कोऑपरेट करती है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सुहेल शहजाद, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जो बात है कि जनाब डीरेगुलेट होना चाहिए, शुगर हुकूमतों का काम जो है वो कारोबार करना नहीं, बल्कि कारोबार के लिए कंड्यूसिव पॉलिसीज़ फराहम करना है, वो माहौल फराहम करना है। जहाँ जहाँ हुकूमत कारोबार के अंदर घुसी है वहाँ पे हमने देखा कि चारों खाने चित मईशत हुई है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ सियासी खबरों की जानिब बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बड़ी खबर जो अडियाला से आई, और वो खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नेंस का फुकदान है और जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसका बानी PTI ने नोटिस लेते हुए अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको कहा कि अगर उनसे हालात बेहतर नहीं होते तो बेहतर है कि वो इस्तीफ़ा दे दें और दूसरों को आगे आने दें। क्या बात इतनी सादा सी है या इसके पीछे कुछ और चीज़ें जो है वो पोशीदा हैं, ये हम जानना चाहेंगे। फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। सर, आपके वक्त का सवाल यह है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या ये जो गवर्नेंस का फुकदान है, ये आज याद आया, आज जो है वो इसका नोटिस लिया जा रहा है बानी PTI की तरफ से? शुक्रिया बिरादरम। देखिए, ये जो अमन व अमान के मसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा में या फाटा, साबिक फाटा के इलाकों में, वो तो खुद PTI की हुकूमत की पॉलिसी और इक़दाम का नतीजा है। ये जो टेररिस्ट अफगानिस्तान से यहाँ ला के बसाए गए, ये सब उनका किया धरा है। तो अब अगर सजा देना चाहते हैं बानी PTI तो उनकी मर्जी है, वो उनकी छत भी उनकी है, पट भी उनकी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इतना सादा सा मामला है जैसे आपने कहा। देखिए, अगर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वाकई इतना सादा है या कुछ और इसके पीछे फैक्टर्स हैं? मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए, बानी PTI ऑल इन ऑल है। वो उसके अपने सदारत या चेयरमैनशिप के मनसब पर हों या न हों, उनके अलावा पार्टी में किसी की कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो अगर वो उनको हटाना चाहते हैं, उन्हें फौरी तौर पे कह देना चाहिए था कि इनको आप इस्तीफ़ा दे दें। इस्तीफ़ा नहीं दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं मांगा। आपको याद है कि जो उनके जो पसंदीदा एक वज़ीर आला थे पंजाब के, जिन पर सारी दुनिया मजाक उड़ाती रही, उनकी उस्मान बुज़दार साहब, तो उन्होंने एक इशारा ही किया था ना कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इनको भी दे दें, इनको भी इशारा कर दें। इनको तो इशारा नहीं किया। अब इशारा नहीं किया और कहा कि इनको हट जाना चाहिए, तो इससे तो दो बातें सामने आती हैं, समझ में आती है। एक तो ये कि क्या बानी PTI का अपने नामजद वज़ीर आला और अपनी जमात पे कंट्रोल नहीं रहा, अब वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, या वो उनको हटाना नहीं चाहते, महज यानी वो जो कहते हैं ना कि एक कागजी कार्रवाई, एक बिल्कुल ऐसे ही यानी किसी को मुतमईन कर बात कह दी जाती है। पंजाबी में कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी उतारना या झाड़ना। तो मतलब ये तो मिट्टी झाड़ने वाली बात है। आप हटाना चाहते हैं, हटा ठीक है।
अच्छा, अब ये बताएं सर, एक और अहम सवाल कि ये जो शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की जा रही है, क्या हकीकी तौर पे ऐसा मुमकिन है कि अगर वो मना करेंगे तो यहाँ से कोई ऑपरेशन नहीं होगा? क्योंकि बात कौमी सलामती की है, ये कौमी सलामती जो है वो कभी भी एक नेशनल मैटर है, इसको प्रोविंशियल सूबाई हुकूमत या सूबाई मामले के ऊपर क्या दिया जा सकता है? उनके कहने पर अगर वो कहें कि ऑपरेशन यहाँ पर नहीं होगा तो नहीं होगा। भाई इमरान सुल्तान साहब, ये जो टेररिस्ट ला के बिठाए गए थे यहाँ, और आपकी मईशत को एक प्लान के तहत, उसमें 18 की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उसको खराब किया जा रहा था। और खुद उनके एक मुशीर खजाना के उन्होंने ये कहा, और फिर वो अलहदा हो गए, उन्होंने ये कहा कि जितनी ताखीर इन्होंने IMF में जाने में कर दी है, उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत कभी संभल नहीं सकती। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दरअसल वो एक प्लान था, उस प्लान के तहत दो चीज़ें टारगेट थी, एक पाकिस्तान का आइन और दूसरा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता और उधर से टेररिस्ट इस्लामाबाद का रुख करते तो एक क्या मंजर होता, आप अंदाजा कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में आइन भी आपके हाथ से निकल जाता और दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए आती और कहती कि भाई आप एटमी सलाहियत रखने के काबिल नहीं है। तो इस वक्त भी तो लगता है हालात उसी तरफ जा रहे हैं और यही कुछ करना चाहते हैं। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असद कैसर साहब का एक स्टेटमेंट आज सामने आया। वो कहते हैं कि बानी डील पर आमादा नहीं है, अगर होते तो रिहाई सिर्फ 1 घंटे की बात थी। क्या ये क्या बात कह रहे हैं असद कैसर साहब? अभी एक वफाकी वजीर ने, काबीना के रुकन ने ये इंकशाफ किया है, उसकी तरदीद नहीं आई PTI की तरफ से, कि बानी PTI की तरफ से ये कहा गया कि मुझे आप यूरोप में भेज दें या बरतानिया भेज दें। तो जवाबन ये कहा गया कि नहीं, हम आपको यूरोप और बरतानिया नहीं भेज सकते, हम आपको अमारात भेज सकते हैं, दुबई भेज सकते हैं, सऊदी अरब भेज सकते हैं। तो वो डील की तो बात हमेशा से, यानी अगर या तो उसकी तरदीद आ जाए, हुज़ैफा रहमान की बात की, उसकी तरदीद नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि डील उन मानों में नहीं हो रही जैसी चाहते हैं, लिहाजा वो इस पर खेल रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक आदिल, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, इन अहम मौज़ूआत पर पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।